वेलकम स्टूडेंट। कैसे हैं आप सब? अच्छे ही होंगे। और मैं तो अच्छा नहीं रहता हूँ, आप जानते ही है ना। सो आज के जो टॉपिक है वो है धातु एवं धातु कर्म। इनकी मैंने 3 वीडियो और बना रखी है, उसमें आप जा कर देखना धातु कर्म क्या है और धातु क्या है ना। तो आगे का हमारा जो मेन टॉपिक रहेगा वो रहेगा लोहे का जंग लगना, है ना। लोहे का धातु कर्म बोलेंगे उसको, है ना। जंग लगना अलग होता है। और दूसरा पॉइंट आएगा अपना संचारण, है ना। संचरण और लोहे का जंग लगना। तो ये पार्ट 4 है ना। और आज से अपना जो चैनल है वो बीके गैलेक्सियन नाम से स्टार्ट हो रहा है। बीके गैलेक्सियन, है ना। तो आप सर्च करेंगे तो बीके गैलेक्सियन करके सर्च कर सकते हैं, या तो बायोलॉजी क्लासेस विद बलराम साहू करके भी सर्च कर सकते हैं। वो पुराना आईडी रहेगा, मतलब पुराना नाम रहेगा। तो आज शुरू करते हैं लोहे और संचारण में। सबसे पहला पॉइंट चलते हैं हम लोहे का जंग लगना को, है ना। तो लोहे में जंग लगना के लिए हमको पढ़ना पड़ेगा लोहे का धातु कर्म। तो आपके पास क्वेश्चन आएगा कि लोहे का जो निर्माण है ना, लोहे का जो निर्माण की प्रक्रिया है, अपचयन की प्रक्रिया है, उसको निम्नलिखित पॉइंट में समझाइए। तो लोहे का धातु कर्म पहला पॉइंट रहेगा आपका। दूसरा पॉइंट रहेगा आगे ऑक्साइड का धातु में अपचयन। तो आगे आप नॉर्मल दिखते रहिए। तो ये है वात्य भट्टी में लोहे के बनने की प्रक्रिया को पूर्ण रूप से समझाया जाएगा आपको, ठीक है। सबसे पहले आप शुरू करते हैं लोहे का धातु कर्म। पहले आपको लोहा के बारे में बताया जाएगा, उसके बाद लोहे के धातु कर्म। तो लोहे के बारे में बताने की जरूरत नहीं है, सीधा हम लोग चलते हैं लोहे के धातु कर्म में। तो लोहे के धातु कर्म के लिए आपका पहला नंबर का जो पॉइंट है वो है अयस्क का सांद्रण। सबसे पहले जो लोहे बनाया जाता है तो अयस्क का, जो लोहे का जो अयस्क है उसका सांद्रण किया जाता है ना। तो शुरू करते हैं। लोहे का प्रमुख अयस्क हेमेटाइट है। ये आपके पढ़ने के लिए, ये कोई समझने की बड़ी वाली बात नहीं है ना। को लोहे का जो अयस्क है, क्योंकि लोहे के अयस्क से ही हमको लोहा प्राप्त करना है ना, वात्य भट्टी में। तो वात्य भट्टी में लोहे के बनने की प्रक्रिया को समझिए, ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है ना। तो लोहे का प्रमुख अयस्क हेमेटाइट है। इसका सांद्रण गुरुत्व पृथक्करण विधि द्वारा किया जाता है। ये पढ़ने का आप लोगों का। मैंने 3 विधि बता रखी है, सांद्रण की 3 विधि बता रखी है, गुरुत्व पृथक्करण विधि की, चुंबकीय पृथक्करण विधि वगैरह वगैरह, ठीक है। तो अयस्क का सांद्रण लोहे का धातु कर्म के अंतर्गत पहला पॉइंट आएगा अयस्क का सांद्रण। तो लोहे का प्रमुख अयस्क हेमेटाइट है। इसका जो सांद्रण है वो गुरुत्व पृथक्करण विधि द्वारा किया जाता है। इस विधि में अयस्क को बारीक पीस कर, ठीक है, जो लोहे का जो अयस्क है जैसे कि हेमेटाइट है, लोहे का अयस्क का नाम क्या नाम है? हेमेटाइट। इन्हीं से हमको शुद्ध लोहा प्राप्त करना है लास्ट में, है ना। तो इस विधि में अयस्क को बारीक पीस कर पानी की धारा प्रवाहित कर हिलाया जाता है। मतलब क्या बोला जा रहा है कि गुरुत्व पृथक्करण विधि में आप लोग देखे होंगे, गुरुत्व पृथक्करण विधि में आप लोग देखे होंगे कि ऐसा एक नली टाइप से रहता है ना। तो यहाँ से पानी प्रवाहित की जाती है और इसी में जो अयस्क से हमको शुद्ध अयस्क प्राप्त, शुद्ध धातु प्राप्त कर, शुद्ध तो अभी प्राप्त नहीं होगा, लेकिन जो धातु प्राप्त करना था उसको अच्छी तरह से पीस दिया जाता है। जैसे कि सबसे पहले क्या होता है कि इस विधि में अयस्क को बारीक पीस कर, यहाँ पर जो अयस्क है उसको क्या किया जाएगा? बारीक पीस दिया जाएगा। बारीक पीस कर पानी की धारा प्रवाहित कर हिलाया जाता है। मतलब ये पीस कर इसको यहाँ पर रखते हैं और यहाँ से हम लोग पानी ऐसे धारा प्रवाहित करते हैं पानी के साथ इस अयस्क को, ठीक है। और इस जो मशीन है उसको बार बार ऐसे हिलाया जाता है ना। तो इस विधि में अयस्क को बारीक पीस कर पानी की धारा प्रवाहित कर हिलाया जाता है और पानी के जो धारा के साथ जो अयस्क जा रहा है उसको भी हिलाया जाता है, ठीक है। जिससे अयस्क के भारी कण नीचे बैठ जाते हैं एवं अशुद्धियाँ ऊपर तैरने लगती है, जिन्हें अलग कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग ऐसे जाते हैं, यहाँ पर जो गड्ढा होता है उसमें कुछ कुछ अयस्क ऐसे रुक जाते हैं और लास्ट टाइम ऐसा क्या होता है कि यहाँ पर जो ये टप टाइप से रहता है, इसमें जो अयस्क होते हैं वो सबसे नीचे में ऐसे बैठता है और जो ऊपर में जो अशुद्ध है वो ऊपर में तैरने लगती है। इस प्रकार से हमको इस प्रकार से अयस्क प्राप्त हो जाता है। तो ये अयस्क का सांद्रण मतलब एक प्रकार से छानना होता है ना। तो पहला पॉइंट बन गया लोहे का धातु कर्म का, है ना। मेटलर्जी ऑफ आयरन का पहला पॉइंट अयस्क का सांद्रण। आगे चलते हैं, है ना। अब चलिए देखिए, फिर अब सांद्रण हो गई। अब क्या होता है कि सांद्रण के पश्चात इसको पॉइंट टू पॉइंट लिखते जाना, है ना। सांद्रण के पश्चात अयस्क का भर्जन करते हैं, है ना। भर्जन क्या है ऐसे बोल सकते हैं उसको, है ना, ठीक है। अब हमको क्या प्राप्त हो गया है? धातु का सांद्रण हो गई है। अब सांद्रण के पश्चात अयस्क का भर्जन करते हैं, जिससे अयस्क में उपस्थित आर्सेनिक, जो अयस्क है उस अयस्क में उपस्थित आर्सेनिक है और सल्फर की अशुद्धियां वाष्पशील ऑक्साइड बनाकर दूर हो जाती है, ठीक है। अयस्क
रंध्रमय हो जाता है, मतलब छेद हो जाती है, जिससे उसका धातु में अपचयन सुविधाजनक हो जाता है। ठीक है, ये हो गया, इसको और लिखते जाइए लगातार। चलिए, दूसरा पॉइंट है आपका ऑक्साइड का धातु में अपचयन। पहला पॉइंट था ऑक्साइड का सांद्रण, उसके अंतर्गत मैंने जितने डिटेल बताई उसको लिखना है आपको। और आगे दूसरा पॉइंट आता है ऑक्साइड का धातु में अपचयन। ऑक्साइड का, किसके ऑक्साइड का? जिस धातु को प्राप्त करना है, जैसे कि लोहे का ऑक्साइड, लोहे का प्रमुख ऑक्साइड है जो अयस्क का है, वो कौन था? हेमेटाइट था, हेमेटाइट था, Fe2O3 हेमेटाइट, है ना। तो जो हमको आयरन प्राप्त करना है, लोहा प्राप्त है, तो किसके साथ जुड़ा हुआ है? वो ऑक्सीजन के साथ होता है, मतलब ये ऑक्साइड है उसका। ठीक है, तो ऑक्साइड का धातु में अपचयन कैसे होता है उसको आपको पढ़ना है। ऑक्साइड का धातु में अपचयन, तो लोहे के ऑक्साइड का अपचयन कार्बन, कोक या एंथ्रासाइड द्वारा किया जाता है ना। मतलब जो हम हमारे पास जो सांद्रण किए हैं, उनसे हमने को लोहे का ऑक्साइड का अपचयन करना है, लोहे का ऑक्साइड प्राप्त करना है अपने को। ठीक है, तो लोहे के ऑक्साइड का अपचयन कार्बन, कोक या एंथ्रासाइड द्वारा किया जाता है। इस प्रक्रिया में अयस्क का चूना पत्थर तथा कोक से साथ मिलाकर, अयस्क को, है ना, जो अयस्क हमको प्राप्त हुआ है पहले पॉइंट में, है ना, तो अयस्क को चूना पत्थर तथा कोक के साथ मिलाकर, किसका अयस्क भाई? लोहे का अयस्क। लोहे का अयस्क कौन है? लोहे का प्रमुख अयस्क मैंने सबसे पहले बता दी है, हेमेटाइट है। ठीक है, तो उसी हेमेटाइट को, है ना, लोहे के ऑक्साइड का अपचयन, मतलब लोहे का ऑक्साइड प्राप्त करना है अपने को। ठीक है ना, ऑक्सीजन जुड़ा है मतलब ऑक्साइड हो जाता है, चलो अभी तो नहीं बोल सकते उसको, है ना। तो लोहे के ऑक्साइड का अपचयन है वो कार्बन, कोक या एंथ्रासाइड द्वारा किया जाता है ना। अब कैसे किया जाता है? इस प्रक्रिया में अयस्क को चूना पत्थर, जो अयस्क है जिसके हेमेटाइट है, उस अयस्क को चूना पत्थर, ठीक है, जो अयस्क है हमारे पास, है ना, उसको चूना पत्थर है ना, और चूना पत्थर तथा कोक के साथ मिलाकर वात्य भट्टी के ऊपर डाला जाता है। किसके ऊपर डाला जाता है? वात्य भट्टी के ऊपर डाला जाता है, और नीचे से गर्म हवा भेजी जाती है। वात्य भट्टी में होने वाली क्रिया निम्न है। तो आपको बता दूं कि क्या हो रहा है यहाँ पास, ये जो वात्य भट्टी है जस्ट सबसे ऊपर दिखाई दे रहा है, इसी के ऊपर ये डाला जाता है। तो मैंने अभी बताया आपको, क्या बताया कि कार्बन है, लोहे के ऑक्साइड का अपचयन है वो कार्बन द्वारा किया जाता है। इस प्रक्रिया में सर्वप्रथम क्या है? अयस्क को चूना के पत्थर के साथ, है ना, जो अयस्क है, भर्जित अयस्क है ना, हम लोग भर्जन किए हैं वहाँ पर, भर्जन ही बताया मैंने। तो भर्जित जो अयस्क है, उस भर्जित अयस्क को चूना पत्थर और कोक के साथ, है ना, मिलाकर, है ना, वो कहाँ कहता है? वात्य भट्टी के ऊपर डाला जाता है। तो यहाँ पर वात्य भट्टी के ऊपर डाला जाता है। ठीक है, और नीचे गर्म हवा भेजी जाती है। तो वात्य भट्टी के ऊपर डालते हैं और नीचे जो गर्म हवा है, ठीक है, ये देखिए यहाँ पास भाग है ना, तो यहाँ से गर्म हवा भेजी जाती है ताकि ये अपना कार्य प्रारंभ कर दे। क्लियर हो गई? चलिए, तो वात्य भट्टी में होने वाली क्रिया निम्नलिखित है। तो मैंने बताया कि वात्य भट्टी में डाल दिया जाता है, उसके बाद वात्य भट्टी में होने वाली क्रिया निम्नलिखित है। तो क्या क्या क्रिया होती है इसको देखिए है ना। तो सबसे पहले क्या है हमारे पास है, अपने पास अयस्क था, उसको हम लोग चूना पत्थर कोक के साथ मिलाकर वात्य भट्टी में डाल दिए। अब वात्य भट्टी में क्या क्या प्रक्रिया होती है उन सबको मैं समीकरण और डिटेल्स के माध्यम से समझा रहा हूँ। देखिए कि सबसे पहले क्या होता है कि कोक ऑक्सीजन से क्रिया कर, कोक मतलब एक प्रकार से कार्बन कर सकते हैं, है ना। तो कोक ऑक्सीजन से क्रिया कर, कोक को सी से प्रस्तुत कर देते हैं हम लोग। ठीक है, कोक ऑक्सीजन से क्रिया कर, O2 मतलब, ठीक है, ऑक्सीजन से क्रिया कर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाती है। ओके, एक समीकरण आपका ये बन गया। यहाँ पर समीकरण ऐसे नीचे लिखते आइए, मैं यहाँ से लेफ्ट में लिख रहा हूँ, राइट में लिख रहा हूँ, है ना। तो सबसे पहले क्या होता है कि कोक ऑक्सीजन से क्रिया कर, है ना, O2 से क्रिया कर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाती है। इसके फलस्वरूप कुछ बचा हुआ कोक और कुछ और बचा हुआ कोक है हमारे पास ये, ठीक है, कुछ बचा हुआ कोक CO2 से क्रिया कर कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया कर, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया कर कार्बन मोनोऑक्साइड बनाती है। क्या बनाती है? कार्बन मोनोऑक्साइड। ये CO को हम लोग कार्बन मोनोऑक्साइड कहते हैं, और ऊर्जा व्यक्त होती है, इसको ऐसे ऊर्जा बना देते हैं हम लोग, इधर भी बनाते हैं। तो ये और ऑक्सीजन 2 है, तो ये तो संतुलित है। ये वाला कैसे संतुलित करना है अपने को? C1 है, ओके, ऑक्सीजन क्या है?
2 है, अच्छा कार्बन भी 2 है, तो ऐसे 2 कर देते हैं, है ना। तो क्या हो रहा है कि कोक ऑक्सीजन से क्रिया कर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाती है, ये तो क्लियर हो गई। इसके फलस्वरूप कुछ बचा हुआ जो कोक है वहाँ CO2 से क्रिया कर कार्बन मोनोऑक्साइड बनाती है, ये भी क्लियर हो गई। कोक की कुछ मात्रा, ठीक है, कोक की कुछ मात्रा O2 की पर्याप्त मात्रा से क्रिया कर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनाती है। इस प्रक्रिया में वात्य भट्टी का ताप 400, ठीक है, 400 से 900 डिग्री सेल्सियस होती है। यहाँ पर इसको O2 कर देते हैं, तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनाई है ये, तो इसको भी हम लोग 2 कर देते हैं, यहाँ से ऊर्जा विमुक्त कर देते हैं और इसको 2 कर देते हैं, ठीक है। ये इस प्रकार से 3 समीकरण लिखना है यहाँ पर अपना, ठीक है। तो वात्य भट्टी अंदर होने वाली क्रिया पहला है, यहाँ पर देखिए इसका पहला भी डाल सकते हैं कि कोक ऑक्सीजन से क्रिया करते उसके वाले पॉइंट को, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, तो डायरेक्टली डिटेल से भी कर सकते हैं। चलिए, तो इतना क्रिया तो हो गई, आगे और क्रिया देखते हैं। चलिए, तो अब हम लोग क्या करते हैं आगे देखिए, यहाँ से हम फट से समीकरण लिखेंगे, उस समीकरण के जस्ट बाद इसको लिखेंगे, है ना। तो क्या होगा देखिए कि हमारे पास ऑक्साइड अयस्क है, ऑक्साइड के जो अयस्क दिए थे ना हम लोग, है ना, ऑक्साइड अयस्क FeO3, है ना। तो ऑक्साइड अयस्क कार्बन मोनोऑक्साइड से क्रिया कर, अच्छा ये कार्बन मोनोऑक्साइड कहाँ से प्राप्त हो हमको, अभी मैंने बताया कि कार्बन है वो ऑक्सीजन से क्रिया करती है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है, और कार्बन डाइऑक्साइड है कोक से क्रिया करती है, वो कार्बन मोनोऑक्साइड बनाती है, तो वहीं से हमको कार्बन मोनोऑक्साइड प्राप्त हुआ। अब क्या हो रहा है कि ऑक्साइड अयस्क, ये हमारे पास ऑक्साइड अयस्क है, कार्बन मोनोऑक्साइड से क्रिया कर, ठीक है, आयरन और कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है ना। हमारे पास आयरन ऑक्साइड था, अयस्क हमने वात्य भट्टी में क्या चीज़ को डाली थी, अयस्क को डाला था, चूना पत्थर को डाला था और कोक को डाला था। तो कोक है क्या किया, कोक है वो कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया किया, है ना, और क्या बनाया, कार्बन मोनोऑक्साइड बनाया। अब ये कार्बन मोनोऑक्साइड है वो ऑक्साइड अयस्क से क्रिया करता है, जो आयरन ऑक्साइड है ना, ठीक है, आयरन का जो ऑक्साइड है उनसे क्रिया करता है। तो ऑक्साइड अयस्क है वो कार्बन मोनोऑक्साइड से क्रिया कर आयरन और कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है, मतलब आयरन अलग हो जाती है। तो यह दें आयरन, ठीक है, हमारा जो ऑक्साइड है हेमेटाइट है वो है ना, ये क्रिया करता है कार्बन मोनोऑक्साइड से और ये आयरन अलग हो जाता है और बनाता है क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। ये हो गया पॉइंट, ये भी क्लियर हो गया आपको, ठीक है। आगे पॉइंट देखते हैं कि कुछ मात्रा में हेमेटाइट की भी, और हेमेटाइट बचा हुआ जो हेमेटाइट है वह है ना, वह भी कोक से क्रिया कर आयरन तथा कार्बन मोनोऑक्साइड बनाती है। तो देखिए ये आयरन ऑक्साइड है, ठीक है, ये आयरन का ऑक्साइड बोल सकते हैं इसको, और ये कोक से क्रिया करती है, किससे क्रिया करती है, कोक से क्रिया करती है, और क्रिया करती है आयरन अलग हो जाती है और कार्बन है वो ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाती है और कार्बन मोनोऑक्साइड बनाती है। क्या बना देती है, कार्बन मोनोऑक्साइड। क्लियर हो गई ये भी बात, ठीक है। आगे चलते हैं, चलिए, और भट्टी का ताप 900 डिग्री सेल्सियस से 1200 डिग्री सेल्सियस पर चूना का पत्थर का विघटन होता है। अब यह चूना पत्थर कहाँ से आ गया ऐसे बोल देंगे आप लोग, तो मैंने बता दी ही पहले। सबसे पहले हमने ऑक्साइड डाला, सॉरी अयस्क डाला, उसके बाद अयस्क के साथ किसने मिलाया, हम लोग कोक को मिलाया, कोक के साथ चूना पत्थर भी मिलाया था, ठीक है। और उस टाइम उसका भट्टी का ताप कितना था, 400 से 900 डिग्री सेल्सियस था, अब बढ़ते जा रहा है ना। तो भट्टी का ताप 900 डिग्री सेल्सियस से 1200 डिग्री सेल्सियस पर चूना का जो पत्थर है उनका क्या होता है, विघटन होता है, और वहाँ अणुभुजा चूना तथा कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाती है, ठीक है। किसमें परिवर्तित हो जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए ये हमारे पास है ना चूना का पत्थर। अब देखिए कि भट्टी का ताप 900 डिग्री सेल्सियस से 1200 डिग्री, है ना, इसको सेल्सियस बोलते हैं, है ना, पर चूना का पत्थर का विघटन होता है, सेंटीग्रेड भी कह सकते हैं। चूना का पत्थर का विघटन होता है और वहाँ अणुभुजा चूना तथा कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाती है। तो ये देखिए ये कैल्शियम ऑक्साइड, ये चूना बन गया, ठीक है, अणुभुजा चूना, और ये कार्बन डाइऑक्साइड में क्या हो गया, परिवर्तित हो गया। इस अभिक्रिया में बनने वाला अणुभुजा चूना अयस्क की अशुद्धियाँ दूर करने में प्रयुक्त होती है। जो अयस्क हमको प्राप्त करना है ना, उसकी अशुद्धियाँ दूर करने के लिए ये जो अणुभुजा चूना है वो कार्य करता है, जिसे गालक कहते हैं। गालक क्या कहते हैं इसको पूछा जाएगा। तो अभिक्रिया में बनने वाले जो अणुभुजा चूना है अयस्क की अशुद्धियाँ दूर करने में प्रयुक्त होता है, जिसे गालक कहते हैं। और एक्चुअली में क्या करते हैं, गालक किसे कहते हैं, जो अशुद्धियों को दूर करते हैं वही क्या कहलाता है, गालक कहलाता है। गालक
सिलिका से क्रिया कर कैल्शियम सिलिकेट बनाता है ना। अब गालक क्या है, मैंने बताया था कैल्शियम ऑक्साइड, ये अपना क्या बन गया, गालक बन गया। ठीक है, तो गालक सिलिका से क्रिया कर, ठीक है, किससे क्रिया कर है, सिलिका। अब ये सिलिका का सूत्र अपने पास यहाँ पर है SiO2, ठीक है ना। ये ऑक्सीजन भी जुड़ा है इसके साथ, है ना। तो गालक सिलिका से, ये गालक है, कैल्शियम ऑक्साइड है, ये गालक है, वो सिलिका से क्रिया कर कैल्शियम सिलिकेट बनाता है, ये कैल्शियम सिलिकेट बनाता है, जिसे धातु मल कहा जाता है। क्या बोला जाता है, धातु मल, है ना। तो लोहे का धातु कर्म, है ना, यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा कि यह कौन कौन सी क्रिया हुई होगी। तो ये सब क्रिया को लाइन से आपको रिपीट करके और देखना है और लिखना है ये सब क्रिया को, ठीक है। और लास्ट टाइम हमको तली में लोहे प्राप्त करना है, अभी पूरा नहीं हुई क्रिया है, और इसको आप लोग अच्छी तरह से देखिए, है ना। चलिए तो भट्टी का ताप कितना था सेकंड में, 900 था, है ना। पहले में 400 से 900 था, दूसरा में 900 से 1200 था, ठीक है। अब क्या होता है कि भट्टी का ताप 1200 डिग्री सेल्सियस से 1600 होने पर लोहा तथा कैल्शियम सिलिकेट पिघली अवस्था में आ जाते हैं, है ना। कैल्शियम सिलिकेट कहाँ से बना आपको बता दिया था, है ना, पिघली अवस्था में प्राप्त होती है, और दोनों के घनत्व में अंतर होने के कारण यह भट्टी की तली में दो परत के रूप में एकत्रित हो जाती है ना। एक तो कैल्शियम सिलिकेट और दूसरा लोहा, है ना, दो परतों में रूप में एकत्रित होती है तथा उसे अलग अलग तलों पर स्थित निकास के द्वारा निकाल लिया जाता है ना। क्लियर हुआ आपको। तो इसको एक बार चित्र में और बताता हूँ। ऐसा रहेगा आपका वात्य भट्टी का चित्र, है ना। सबसे पहले इस वात्य भट्टी में हम लोग भर्जित अयस्क डालेंगे, अयस्क, और डालेंगे चूना पत्थर, और चूना पत्थर के साथ हम लोग डालेंगे कोक, है ना। तो कोक क्रिया करता है तो क्या बनाता है, वो कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है, ठीक है ना। और कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करता है, वो आयरन ऑक्साइड से क्रिया करता है, शुरू मैंने बता दिया था, ठीक है। आयरन ऑक्साइड नहीं कह सकते इसको, आयरन का ऑक्साइड हो सकते हैं ना। ये क्या करता है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड से क्रिया करता है। अब उससे क्रिया करता है तो आयरन क्या हो जाता है, अलग हो जाता है और CO2 बनाता है ना। ये सब मैंने बता रखी है आपको, ठीक है। और आयरन, उसके बाद क्या होता है कि कैल्शियम सिलिकेट, वो हमारे पास कौन था, चूना पत्थर था, है ना। वो चूना पत्थर क्या करता है, कैल्शियम ऑक्साइड बनाता है, और क्या बनाता है अपने पास, कैल्शियम ऑक्साइड बनाती है, और साथ ही साथ ये कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। तो कैल्शियम ऑक्साइड होता है, फिर क्या करती है, सिलिकेट से क्रिया करती है ना। कैल्शियम ऑक्साइड है वो, है ना, CaO, और ये कैल्शियम सिलिकेट से क्रिया करती है और क्या बनाती है, कैल्शियम सिलिकेट बनाती है, कैल्शियम सिलिकेट बना देती है वो CaSiO2, ठीक है। और यही कैल्शियम सिलिकेट बनाता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, धातु मल कहते हैं। क्या कहते हैं, धातु मल, ठीक है। तो यहाँ पर देखें, एक तो धातु मल बनती है, और एक तो यहाँ पर एक रास्ता इधर होता है, एक रास्ता इधर होता है। यहाँ पर निकलता है धातु मल, और इसके जस्ट नीचे निकलता है पिघला लोहा। पिघला लोहा मतलब कौन, आयरन, ठीक है। यही देखिए कि भट्टी का ताप 1200 डिग्री सेल्सियस से 1600 डिग्री सेल्सियस होने पर तो लोहा तथा कैल्शियम सिलिकेट, जो कैल्शियम सिलिकेट यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर होता है लोहा और कैल्शियम सिलिकेट, आयरन और कैल्शियम सिलिकेट। तो आयरन से कैल्शियम सिलिकेट वो बाहर निकल जाती है धातु मल के रूप में, और इधर से पिघला लोहा निकलता है, ठीक है। इस तरह से हो गया लोहे का धातु कर्म, ठीक है। और इसको चित्र भी आप लोग शुरू में दिखाया, उसमें आप लोग क्लियर कर लीजिएगा। चलिए, तो ये पहला टॉपिक तो क्लियर हो गया आपको। अब दूसरा टॉपिक में हम लोग चलते हैं संक्षारण में, है ना, ठीक है, कोरेशन में। और संक्षारण की क्रिया मतलब, और संक्षारण की क्रिया और जो लोहे का जंग लगना है उसी के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे, है ना। तो संक्षारण क्या है उसको पहले देख लीजिए। संक्षारण के लिए आपको कुछ टॉपिक्स बताई जाएगी, हाँ। तो लोहे का जंग लगना भी कह सकते हैं इसको, है ना। अब लोहे का जंग लगना क्या है, आपका क्वेश्चन बनेगा लोहे का जंग लगना क्या है, और लोहे के जंग लगने के विद्युत रासायनिक सिद्धांत लिखिए। लोहे का जंग लगना क्या है, और लोहे पर जंग लगने के विद्युत रासायनिक सिद्धांत को समझिए। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है लोहे के जंग लगने के विद्युत रासायनिक सिद्धांत, है ना। चलिए, तो पहले आपको बता दूं कि जंग लगना क्या है। तो इसके पहले संक्षारण क्या है, क्वेश्चन बनता है। संक्षारण का क्वेश्चन ही बता देता हूँ कि किसी क्रियाशील धातु, जैसे कि हमारे पास जिंक है, एल्यूमिनियम, ये सबसे ज़्यादा क्रियाशील होती है ना, ठीक है।
एल्यूमिनियम, है ना। तो किसी क्रियाशील धातु इससे भी और ज़्यादा क्रियाशील होती है, उसको मैंने बता रहा हूँ, जैसे सोडियम है वगैरह है ना। तो किसी क्रियाशील धातु जैसे कि जिंक, एल्यूमिनियम शीघ्र ही ऑक्सीजन तथा नमी से क्रिया करती है। जैसे कि हमारे पास जिंक है ना, और कौन है, एल्यूमिनियम है। ये क्या करता है, ऑक्सीजन से क्रिया करता है तथा नमी से, ऑक्सीजन तथा नमी से क्रिया करता है और उसके यौगिक में परिवर्तित हो जाती है। मतलब एल्यूमिनियम ये ऑक्साइड बना देती है, ऑक्सीजन के साथ क्रिया करती है, ठीक है। तो क्या होता है कि ये इनके साथ मिलता है तो क्या बन जाता है, यौगिक बन जाता है, सीधी बात है ना। तो किसी की ज़रूरत नहीं है अपने को कि क्रियाशील धातुएं जैसे कि जिंक, एल्यूमिनियम शीघ्र ही ऑक्सीजन तथा नमी से क्रिया करती है और उसके यौगिक में परिवर्तित हो जाती है। इसके यौगिक में क्या हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है ना। यह क्रिया संक्षारण कहलाती है। सीधी सी ये बात यह है कि इस जो धातु है वो धातु ऑक्सीजन के और इसके साथ और होता है नमी, इसका क्या करते हैं, इसके ऊपर एक परत चल जाती है एक्चुअली में, सीधी बात है ना। और उसी को हम लोग बोलते हैं संक्षारण। एक्चुअली में कोई भी लोहा है और लोहा में से परत चढ़ता है तो लोहे के जंग लगना बोलते थे ना, उसी तरह लोहे में जो होता है उसको तो हम लोग जंग लगना बोलते हैं, लेकिन अन्य धातु में तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम लोग संक्षारण। क्या बोलेंगे, संक्षारण, है ना। तो जैसे कि क्रियाशील धातुएं जिंक है, एल्यूमिनियम है, शीघ्र ही ऑक्सीजन तथा नमी से क्रिया करता है और उसकी यौगिकों में परिवर्तित हो जाती है। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, संक्षारण कहलाती है। अब देखिए यहाँ पर कि लोहे की ऑक्सीजन और जल से क्रिया, लोहा आयरन, ठीक है, और ऑक्सीजन और किसका, जल, इस जल से क्रिया जंग लगना कहलाता है। तो जंग लगना क्या है, तो ऐसे इसको लिखेंगे आप लोग, ठीक है। जंग लगना क्या है, जो आयरन है वो ऑक्सीजन और किससे, जल से क्रिया करती है, तब इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जंग लगना कहते हैं। अब जंग लगने की विद्युत रासायनिक सिद्धांत निम्नलिखित है, आगे है। चलिए, तो लोहे में जंग लगने के विद्युत रासायनिक सिद्धांत तो यहाँ पर आप लोग देख लेंगे, मैं फिक के माध्यम से भी बताते जाऊँगा। देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि जब धातु को वायु और नमी युक्त वातावरण में रखा जाता है ना, तब धातु की सतह पर धनात्मक एवं ऋणात्मक क्षेत्र निर्मित हो जाने के कारण सतह विद्युत रासायनिक सेल की भांति कार्य करने लगता है, ठीक है। अब इसको मैं चित्र के माध्यम से बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, है ना, कि ये हमारे पास एक धातु है, लोहा है ना, ठीक है ना। अब क्या होता है कि जब धातु को वायु, ठीक है, वायु O2 लिखते हैं, अधिकतर वायु के बारे में बात करते हैं, तो ऐसे O2 को वायु नहीं कह सकते, लेकिन O2 का यूज़ किया जाता है ना। तो जब धातु को वायु और क्या है, नमी की उपस्थिति में रखा जाता है, तब धातु की सतह पर, धातु की जो सतह है, ठीक है, वह सतह पर धनात्मक, ठीक है, तो धनात्मक इधर मान लेते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं एनोड। धनात्मक हो गया मतलब एनोड, ठीक है। धनात्मक एवं ऋणात्मक क्षेत्र निर्मित हो जाते हैं। एवं कौन से क्षेत्र निर्मित है, ऋणात्मक क्षेत्र निर्मित हो जाती है। हो जाने के कारण सतह विद्युत रासायनिक सेल की भांति, ये जो पूरा सतह है वहाँ विद्युत रासायनिक सेल की भांति कार्य करने लगता है, ठीक है। इस प्रक्रिया में शुद्ध लोहा एनोड, अशुद्ध लोहा कैथोड तथा इसी धातु का विद्युत अपघट्य होता है। मतलब क्या होता है, इसको एक टॉपिक के रूप में लिख सकते हैं कि एक नोट के रूप में, कि इस प्रक्रिया में जो शुद्ध लोहा है ना, ठीक है, लोहा का जो शुद्ध है वो जो भाग है वो किसकी तरह है, वो है एनोड की तरह प्लस, ठीक है। अशुद्ध लोहा है वो कैथोड की तरह कार्य करता है, ठीक है। अशुद्ध भाग है वो कैथोड की तरह कार्य करता है। इसको आप लोग लिख लेंगे नहीं अलग से, ठीक है, और ये केवल नोट के रूप में लिखेंगे, इसको अलग से लिखेंगे नहीं, है ना। चलिए, तो हमारे पास दो चीज़ बन गई, एक तो एनोड बन गया, एक तो क्या बन गया, कैथोड बन गया। शुद्ध क्षेत्र है वो एनोड बन गया, अशुद्ध क्षेत्र है क्या है, कैथोड बन गया, ठीक है। अब क्या होता है, तो आगे हम लोग देखते हैं किस किस जगह कौन कौन सी क्रिया होती है उसको देखते हैं ना। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं एनोड पर क्रिया। किस पर क्रिया, एनोड पर। अब एनोड पर कैसे क्रिया होती है उसको देखते रहिए, मस्त है ना, कि इसमें आयरन, है ना, एनोड पर क्या होती है, इसमें आयरन आयन की तरह कार्य करने लगते हैं, है ना। अब देखिए, ये अपने पास, इसको हम लोग मान जाए, इसको F लिखते हैं तो ये हो गया, F ही लिखते हैं तो आयरन हो गया। और उसमें अगर हम लोग कोई भी आयन डालते हैं, प्लस आयन डालते हैं, जैसे कि 2+ ये आयन, तो ये आयन हो गया, आयरन, F ही बस बोलेंगे तो आयरन। और इसमें जो आयन होता है, मतलब जब इलेक्ट्रॉन देता हो लेता है तब आयन बन जाती है ना,
तो आयरन और ये आयरन आयन है, आयरन और ये आयरन आयन है, ठीक है। तो इसमें जो आयरन है वहाँ है ना आयरन आयन की तरह कार्य करने लगती है। चलिए आयरन है वो किसकी तरह कार्य करने लगती है, आयरन आयन की तरह कार्य करने लगती है। यहाँ पर आयरन बना देते हैं, ये किसकी तरह कार्य करने लगती है, आयरन आयन की तरह, 2 लिख देते हैं क्योंकि संयोजकता 2 होती है ना। आयरन आयन की तरह क्या करती है, कार्य करने लगती है तथा इलेक्ट्रॉन प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है, इलेक्ट्रॉन प्रदान करता है। चलिए इलेक्ट्रॉन भी बना देते हैं हम लोग, +2 इलेक्ट्रॉन तो है, 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन लिख देते हैं यहाँ पर, है ना। तो इसमें आयरन है, आयरन आयन की तरह कार्य करने लगती है तथा इलेक्ट्रॉन प्रदान करता है। किस पर क्रिया हो रही है भाई, ये एनोड पर हो रही है। किस पर हो रही है, एनोड पर, है ना। जैसे कि ये जो आयरन है, ठीक है, आयरन आयन की तरह कार्य करेगा। Fe2 लिख दिए हम लोग, सॉरी F2+ लिख दिए, ये आयरन आयन हो गया। और क्या प्रदान करता है, 2E इलेक्ट्रॉन प्रदान, इलेक्ट्रॉन E से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन प्रदान करता है। ये हो गया किस पर, एनोड पर क्रिया। चलिए अब हम लोग कैथोड में चलते हैं। यहाँ पर कैथोड है, कैथोड पर क्रिया क्या होती है, देखिए कि कैथोड पर नमी एवं हवा की उपस्थिति में, ठीक है, इलेक्ट्रॉन जल के अणुओं द्वारा लिए जाते हैं, है ना। ऑक्सीजन की उपस्थिति में इलेक्ट्रॉन है जल के अणुओं द्वारा लिए जाते हैं तथा हाइड्रोक्साइड आयन का निर्माण करते हैं। हाइड्रोक्साइड आयन का, इसको एक बार को काट देना, हाइड्रोक्साइड आयन का निर्माण करते हैं। मतलब क्या बताया जा रहा है आपको कि ये जो जल है, ठीक है, जल के अणु द्वारा किसको, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, है ना, ऑक्सीजन की उपस्थिति में इलेक्ट्रॉन जल के अणु द्वारा ले लिए जाते हैं। ये जल के अणु हैं किसकी उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ठीक है। ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन है ना, 2 करके करेंगे तो 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा यहाँ पास, ठीक। तो ये हमारे पास क्या है, ये जल है, ठीक है, ये किसकी उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये इलेक्ट्रॉन है जल के अणुओं द्वारा ले लिए जाते हैं और क्या बनाता है, हाइड्रोक्साइड बना देता है। क्या बना देता है, हाइड्रोक्साइड, ये माइनस साइन में रहेगा, ठीक है, और हाइड्रोक्साइड बना दिया है। ये क्लियर कर लीजिए आप लोग, है ना, कि कैथोड पर नमी एवं जल की उपस्थिति में इलेक्ट्रॉन है जल के अणुओं द्वारा लिए जाते हैं तथा हाइड्रोक्साइड आयन का निर्माण करते हैं। देखिए यहाँ पर H2 है ना, ठीक है, ये जल है और ये ऑक्सीजन है, ये इलेक्ट्रॉन लेते हैं और क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन बनाते हैं। क्लियर हो गई बात, है ना। चलिए आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। एनोड पर बने Fe+ आयन, एनोड पर कौन बना था, आयरन, आयरन का आयन बना था ना, ठीक है, पहले आयरन था, आयरन मतलब लोहा, सीधी सी बात। तो एनोड पर बने Fe2+ आयन हाइड्रोक्साइड आयन से क्रिया करता है। तो आपको बता दूं कि यहाँ पर हमारे पास क्या बना है, ये बना है Fe2+ आयन, मतलब आयरन आयन बोलेंगे इसको, ठीक है, आयरन आयन है, ठीक, इधर बना है और कहाँ पर, यहाँ पर हाइड्रोक्साइड बना है, दोनों बना है, यहाँ पर ये बना है, यहाँ पर ये बना है। अब क्या बोला जा रहा है, एनोड पर बने जो आयरन आयन है, ठीक है, वो ये वाला, ठीक है, वो हाइड्रोक्साइड आयन, ये वाला हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक है, उसे क्रिया कर आयरन हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, ठीक है ना, आयरन हाइड्रोक्साइड बनाते हैं क्योंकि क्रिया किया है, ठीक है। और यह आयरन हाइड्रोक्साइड वायुमंडल की O2 द्वारा नमी की उपस्थिति में जंग, मतलब हाइड्रेटेड आयन ऑक्साइड का निर्माण करता है। अब कैसे करता है उसको देखिए ध्यान से, है ना। ये प्रक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर मैंने बताया कि एनोड पर बने आयरन आयन, ये आयरन आयन, ठीक है ना, आयरन आयन यहाँ पर ऊपर नहीं दिख रहा है, वहाँ पर मैं दिखाया, आयरन आयन हाइड्रोक्साइड आयन से, ये वाला हाइड्रोक्साइड आयन से, ठीक है, क्रिया कर कर क्या बनाता है, आयरन हाइड्रोक्साइड बनाता है। ये वाला जो समीकरण इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि आयरन और हाइड्रोक्साइड को जोड़ना है। तो आयरन की संयोजकता कितनी होती है, 2 होती है, इसकी संयोजकता कितनी होती है, 1 होती है, इसीलिए यहाँ पर 2 लगा हुआ है, ठीक है। तो OH- आयन से क्रिया कर, ठीक है, एनोड पर बने जो आयरन आयन है वह हाइड्रोक्साइड आयन से क्रिया कर आयरन हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। यह आयरन हाइड्रोक्साइड, अब यही जो बना हुआ जो आयरन हाइड्रोक्साइड है वह क्या करता है, ये आयरन हाइड्रोक्साइड, क्लियर होगी, ये बना हुआ है, ठीक है। तो आयरन हाइड्रोक्साइड है वह क्या करता है, वायुमंडल की O2 द्वारा, वायुमंडल की जो O2 है, ठीक है, ये O2 द्वारा
नमी की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में, प्लस इसका कौन है, नमी है, नमी की उपस्थिति में, ये नमी मतलब एक प्रकार से जल, ठीक है, नमी की उपस्थिति में जंग अर्थात क्या बोलते हैं, हाइड्रेटेड आयन ऑक्साइड का निर्माण करती है। इसको बोलते हैं हम लोग हाइड्रेटेड आयन, ठीक है, हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड, यही कहलाता है जंग कहलाता है। क्लियर हो गई बात आपको, है ना। तो इस तरह से ये जंग लगना क्लियर हो गई। चलिए, तो उस तरह से वो कंप्लीट हो गया आयरन ऑक्साइड जंग, हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड जंग। तो रस्ट बोलते हैं उसको। लास्ट हम और लिख दें यहाँ पर कि यही हाइड्रेटेड आयन ऑक्साइड जंग कहलाता है। आगे हमारा टॉपिक है मिश्र धातु। तो इसके पहले मैं बता दूं कि संचरण क्या है वो भी बताया मैंने, है ना। और संचरण के जस्ट बाद मैंने बताया कि लोहे का जंग लगना, उसके बाद लोहे के जंग लगने के रासायनिक सिद्धांत। तो उसी बीच एक क्वेश्चन आता है कि संचरण को प्रभावित करने वाले कारक क्या है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मिश्र धातु। चलिए, संचरण को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या है। तो पहले धातु की प्रकृति, है ना। एक्चुअली में जो आयरन है उसके अगर, है ना, हाइड्रेटेड आयन बनाया ना, ठीक है, Fe2O3X H2O, यही तो जंग है। मतलब एक प्रकार से जंग लगना भी संचरण है ना। संचरण का मतलब क्या होता है, किसी भी धातु होता है उस धातु में क्या होता है, ऑक्साइड आयन बन जाती है ना। ऑक्साइड वगैरह जो भी है अन्य धातु चिपक जाती है और क्या बनाते हैं, उसके यौगिक बनाते हैं, उसको हम लोग संचरण बोलते हैं। तो एक्चुअली में जो लोहा है उसमें भी कोई ना कोई धातु क्रिया किया, यौगिक बना दिया, ठीक है, तो वो भी क्या हो गया, संचरण ही हो गया ना। ठीक, तो संचरण को प्रभावित करने वाले कारक, तो धातु की प्रकृति, जिन धातुओं की क्रियाशीलता जितनी अधिक होगी उसका संचरण उतना ही अधिक होगा। जो जल्दी जल्दी क्रिया करेगा, मतलब जल के साथ क्रिया करेगा, उतनी ज़्यादा उसमें संचरण की क्रिया होगी, मतलब जंग लगेगा एक्चुअली में, ठीक है। लोहे की बात करेंगे तो जंग लगेगा, अन्य धातु के बारे में बात करेंगे तो संचरण बढ़ती जाएगी। अशुद्धियों की अनुपस्थिति, तो धातुओं में अशुद्धियों की उपस्थिति से छोटे छोटे संचरण सेल बन जाते हैं और संचरण की दर बढ़ती जाती है। वायुमंडल की प्रकृति, वायुमंडल में अधिक नमी, खारापन, H2O आदि उपस्थित हो तो संचरण की दर भी बढ़ जाती है। धातुओं की विकृति, यदि धातु खुरदुरी या मुड़ी हुई होती है तो इन स्थान पर परमाणुओं में तनाव होता है और संचरण अधिक होती है। तो ये सब कारण संचरण को प्रभावित करने के कारक है ये सब, ठीक है। चलिए, तो हमारे लास्ट टॉपिक में चलते हैं, मिश्र धातु किसे कहते हैं। तो मिश्र धातु वे समागी मिश्रण होते हैं जिन्हें उनके अवयव अधिक सरलता से अलग नहीं किया जा सकता, जिन्हें उनके अवयव से अधिक सरलता से अलग नहीं किया जा सकता, है ना। ये है मिश्र धातु। ये नॉर्मल परिभाषा है, इससे